everyone. Good morning to all of you. ये पेपर 2 आपको दिख रहा होगा. Last day we have covered the paper 1. So JEE Advanced paper 2 में आपके जो भी डाउट्स उसके बाद टाइम बचता है, तुम लोग आगे पढ़ेंगे. So doubts on this paper 2. Sorry. Question number 3, 8 and 9. Okay. So we will talk about 3, 8 and 9. Other doubts 4, 13, 15 and 16. Apart from these, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं. और इसके अलावा भी आपके पास डाउट होंगे तो आपको बोलना होगा. क्वेश्चन नंबर 3. ओके, आपने कुछ और क्वेश्चंस बोले हैं. 2, 4, 9, 16 ऐड कर लेते हैं. 2, 4, 9, 16. सो 2 के बारे में बात कर लेंगे पहले. आठ 8 आपने कर लिया तो 8 को मैं हटा देता हूँ. 9, 12, 17. 9, 12 एंड 17. सो ये फाइनली क्वेश्चंस है जिनको अपने को डिस्कस करना है डिटेल में. सो क्वेश्चन नंबर 2, आपको इस तरह का एक फिगर दिया गया और उसमें बोलता है कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस था, उसको आपने 2 हाफ में डिवाइड कर दिया एंड फिर उसके बाद आपने अलग अलग लोकेशन पे प्लेस किया है. आपको पता होता है कि अगर फोकल लेंथ इसका 15 है तो इस हाफ का भी 15 रहेगा, दोनों हाफ का 15 रहेगा अगर इस तरह से आप कट करते हो तो. और यहाँ से वो जस्टिफाई भी हो रहा है. उसके बीच में आपने एक प्लेन मिरर लगाया हॉरिजॉन्टली. तो ये सिचुएशन है. एंड देन यू आर सेइंग कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखी है 20 सेंटीमीटर away from the first part of the lens. Question कहता final image of point A is formed at a particular distance from the principal axis. तो ये principal axis से distance पूछ रहा है, इसका मतलब उसका vertical displacement की बात कर रहा है. तो n के वैल्यू अपने को बतानी है. सो ये point A का अपने को image चाहिए होगा. सो आप कैसे वर्क करोगे, ये इसको L1 पकड़ोगे, ये मिरर होगा, फिर ये L2 होगा. सो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से लाइट रेज जाएंगी, उसकी इमेज बनेगी यहाँ पर कहीं, जहाँ भी बनेगी, फिर उससे लाइट रेज जाएंगे इस तरह से, फिर फाइनल इमेज बनेगी. सो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, तब आपको फाइनल मिलने वाला है. सो L1 को अप्लाई करते हैं. L1 के लिए रूल, लेंस है 1/v, लेट्स उसको V1 बोल देते हैं, -1/u मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ. साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये नेगेटिवली गिरेगा. -20 is equal to 1/f. f is 50. When you solve this, इससे अपने को V1 यानी फर्स्ट लोकेशन मिल जाएगी. तो 1/15 minus 1/20. सिंप्लीफाई कर सकते हो. 60 is going to be good choice. So 4 minus 3. कैलकुलेशन अब एक बार चेक कर लेना, अगर प्रॉपर जा रहा हो तो ठीक है.
ये 20 था, सो 60 बनाएंगे, और ये 15 था तो उसको भी 60 बनाएंगे। गुड। सो V1 की वैल्यू अपने को 60 सेंटीमीटर प्लस पे आती है, और ये 120 है। अगर आप यहाँ पर एक लाइन कंस्ट्रक्ट करते हो जस्ट फॉर एक्सटेंडिंग दिस प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा, तो जो फर्स्ट इमेज आपको मिलेगा वो 60 सेंटीमीटर पर यहाँ पर मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी I1 एंड दैट विल बिकम 60 सेंटीमीटर। अगर ये I1 है तो फिर आप देखोगे कि इसकी जो लाइट रेज होंगी वो इस तरह से जा रही होंगी, फिर इसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के इससे जाएंगे। तो पॉइंट इज कि आप चाहो तो इसका इमेज M से बना लो, जब आप M से इमेज बनाओगे तो इसकी इमेज इतना ही डाउन साइड आएगी, यहाँ पर आएगी, तो ये I2 बनेगी। A पॉइंट का लोकेशन ये बनेगा फर्स्ट केस में, सेकंड केस में ये बनेगा। ये जो सेपरेशन है वो 4 mm दिया गया है, तो डाउन साइड भी 4 mm हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, हालांकि बड़ा दिखाया है बट ये 8 mm है। प्लेन मिरर में जितना अप साइड होता है उतना डाउन साइड बैक साइड जाता है। अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी इसके लिए। सो आप चाहो तो इसको इस तरह के एक ऑब्जेक्ट इमेजिन कर लो। हम केवल ए पॉइंट को लेके चल रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग ओनली ए पॉइंट, बी पॉइंट को तो लिया ही नहीं है। सो ये आपकी ऑब्जेक्ट होगी और आपको टिप पॉइंट का इमेज चाहिए। सो आप L2 पर आ जाओगे, L2 की सॉल्विंग करते हैं। ये जो डिस्टेंस होगी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगी, एंड दिस इज गोइंग टू बी 60 सेंटीमीटर, एंड फॉर्मूला विल बी 1 by V2, लेट्स से minus 1 by U, which is minus 60, is equal to 1 by F, which is 15. So 1 by V2 is going to be equal to 1 by 15 minus 1 by 60. So इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3 divided by 60, which is basically 1 by 20. So V2 is 20 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर आगे यहाँ कहीं आएगा रफली। अब अपने को मैग्निफिकेशन लगेगा क्योंकि ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये सिंस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो L2 के लिए जो मैग्निफिकेशन आएगा उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एंड यू नो दैट फॉर्मूला इज V2 divided by U2. V2 was 20, U2 was minus 60, so answer is minus 1 by 3. सिंस ये minus 1 by 3 आया है, इसका मतलब इसका 1/3 आएगा और रिवर्स आएगा। रिवर्स मीन्स यू नो इन्वर्टेड, अगर ये नीचे है तो इन्वर्टेड इसको ऊपर लेके जाएगा, ऐसा। 1/3 होने का मतलब हुआ ये 8 था तो 8 by 3, सो इसकी हाइट आ जाएगी 8 by 3 mm, और ये जो इमेज बनेगी I3, दैट विल बी द फाइनल इमेज ऑफ पॉइंट ए पॉइंट की इमेज है। सो ए पॉइंट हैज गॉन ओवर हियर। अब हमको बी पता करना होगा तो बी पता कर सकते हैं, और क्वेश्चन कहता है कि ए का जो फाइनल इमेज बनती है दैट इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से 8 by 3 है, सो n by 3 is equal to 8 by 3, so n must be equal to 8. आंसर भी चेक करते रहना, और करेक्शन करने की जरूरत पड़े तो आपको इंटीमेट करना होगा, और इसके किसी स्टेप को अगर एक्सप्लेन करना हो वो भी आप बोल सकते हो। सो आपने पहले L1 सॉल्व किया, फिर मिरर सॉल्व किया, फिर L2 सॉल्व किया, और अकॉर्डिंगली अपना आंसर बताया। सर यस 24 दिया है। 8 mm का ये कैसे आएगा, मतलब जो 2 mm आंसर था 20, इसमें 8 mm हाँ into 3 रहेगा ना। अच्छा ओके, n की वैल्यू अपने को पता करनी है। इसने पूछा है द फाइनल इमेज ऑफ पॉइंट ए इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस दिस। हम लोगों ने एक ही इमेज तो बनाने की कोशिश की है, व्हाट वी डिड कि इससे एक ये लोकेशन पता किया, फिर इसका जो इमेज बनेगा वो इधर आएगा। सही है। हाँ मतलब आई एम जस्ट क्रॉस चेकिंग द स्टेप्स जो हम लोगों ने लिए। सर सर
एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेता हूँ, अगर कोई और जितना अपने को समझ में आ रहा है वो किया। एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ बोलो सर। वो क्वेश्चन में जो 2 mm का था, इनिशियल ऑब्जेक्ट इज एट अ हाइट ऑफ 2 mm। सर जब मैग्नीफाई होगा वो 6 mm होगा, 8 mm नहीं होगा, और 6 mm होने की वजह से उसका जो टिप रहेगा वो लाइक इन्वर्ट हो, प्लेन मिरर के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद इन्वर्ट होके फिर से एट डिस्टेंस ऑफ 2 mm रहेगा लाइक प्रिंसिपल एक्सिस से। फिर बाद में जब वो फिर से ऊपर होंगे वो 2/3 आ जाएगा ऐसा। ओके। तो फिर अपने को ये मैं आपको समझ रहा हूँ पॉइंट, और शायद उसी को लेकर के इसने आंसर दिया है, और वही ज़्यादा लॉजिकल बन रहा था, लेकिन जिस तरह से इसने लैंग्वेज लिखी है ना उसके बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है। ये प्रोबेबली पॉइंट बी बोलना चाहिए इसको। एक बार हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। देखो क्या होगा कि अगर हमको ए पॉइंट के बारे में बात करनी है तो ए पॉइंट तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पर था, उसकी इमेज हमको कहाँ मिलेगी? प्रिंसिपल एक्सिस पर ही मिलेगी। और हमने बी को टोटली इग्नोर किया है क्योंकि क्वेश्चन ने ये बोला है कि ए पॉइंट की इमेज बताइए। अब समझ रहे हो? और ए पॉइंट का इमेज विल बी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। उसका जो रिफ्लेक्टेड इमेज आएगा वो, अगर ये 4 mm था तो 4 mm डाउन साइड चला जाएगा। एंड देन ए पॉइंट अपने को कहाँ नजर आएगा? I2 लोकेशन पे नजर आएगा। अब इस I2 लोकेशन की हमको इमेज लगनी थी, तो I2 लोकेशन की इमेज जो आएगी वो I3 पर आ जाएगी। और अगर हम B की लोकेशन निकालने की कोशिश करें, B का इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, तो फिर डेफिनेटली अपने को ये 2 mm लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए अपने को फिर उसके लिए कुछ और भी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। एक यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन अपना आएगा V1/U1। इसकी जो वैल्यू लगेगी दैट इज गोइंग टू बी 60 डिवाइड बाय दिस नंबर, व्हाट वाज दैट, 20 -20। सो ये अपने को -3 मिलेगा। वो भी चेक कर लेते हैं, और फिर करेक्शन होगा जो भी होगा उसको हम लोग सेटल कर लेंगे। तो ये फर्स्ट का मैग्निफिकेशन था, ये सेकंड का मैग्निफिकेशन था। अगर आप बी की बात करना चाहते हो तो बी कैसा दिखेगा, तो उसके लिए यहाँ पर सिंस ये निगेटिव आया तो इन्वर्टेड जाएगा, तो ये ऐसा इमेज बनेगा। और इसकी जो हाइट आएगी वो 6 सेंटीमीटर जैसा आएगा, 6 mm आएगा। हालांकि वो इसके क्रॉस कर जाएगा, लेकिन मैंने छोटा बना के दिखा दिया है। अगर ये 6 mm होगा तो I2 की लोकेशन पर आप जानते हैं इसका इन्वर्टेड बनता है। सो इसका इमेज फिर अपने को कुछ ऐसा दिखेगा। और अभी भी ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए होगा, और ये जो पॉइंट है वो बी होगा। और फिर आप इसको कैच करोगे, जब इसको आप कैच करोगे तो इसकी फाइनल इमेज आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी। और फिर अपने को ये देखना हमको ए पॉइंट पकड़ना है या बी पॉइंट पकड़ना है। ए पॉइंट पकड़ना तो ये टिप को पकड़ेंगे, लास्ट वाले पॉइंट को पकड़ेंगे। बी को पकड़ना है तो इस वाले पॉइंट को पकड़ेंगे। इसने ए पॉइंट की बात की है, सो इससे पहले जो हम लोगों ने किया वो सारा ए पॉइंट के लिए था। एंड हाँ, दैट्स व्हाट इट शुड बी। आंसर कितना दिया? 24 दिया क्या? नहीं सर 80 दिया है। हाँ, तो जो हम लोगों ने किया वो बराबर है, मतलब इस पे कोई अपने को चेंज नजर नहीं आ रहा है। अपने कुछ और पढ़ लिया होगा। देखो अपने को बी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, तो अपने के लिए ये 2 mm है ना वो रिडंडेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो बी के बारे में बोलता तो थोड़ा सा और चैलेंजिंग क्वेश्चन था। क्या चैलेंजेस आते? हम केवल ए को नहीं, बी की लोकेशन यहाँ पे पता करते फर्स्ट इमेज में, फिर सेकेंड में भी बी की लोकेशन पता करते, फिर बी को प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कराते, वो हमारी ऑब्जेक्ट लोकेशन ऑब्जेक्ट लेंथ बनती है इस वाले के लिए, फिर हम उसको फाइनल इमेज बना रहे होते हैं। सो वो 2 mm आपको एक्स्ट्रा दे दिया है, इसलिए n की वैल्यू 8 आनी चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा। सो इट इज जस्ट फोकसिंग ऑन द पॉइंट ए, इट्स नॉट सेइंग कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताइए। और वैसे भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन आपसे पूछ नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज बनता है तो कुछ ऐसा लेंथ टाइप का बनेगा। तो या तो आपको ए की इमेज पता करनी होगी या तो बी की हाइट पता करनी होगी प्रिंसिपल एक्सिस से। सो इट वाज ए पॉइंट दैट वी हैड टू टारगेट। आई थॉट कि आंसर 24 दिया है तो कहीं ऐसा तो नहीं क्वेश्चन में कुछ चेंज करने की जरूरत है।
सो वो ए पॉइंट का पूछ रहा है, ए पॉइंट का हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है। थर्ड सेज आपके पास 2 स्फेरिकल सर्फेसेस है एंड यू आर अरेंजिंग देम टू फॉर्म डिफरेंट कन्वर्जिंग लेंसेज बनाना चाहते हो। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फोकल लेंथ ऑब्टेन्ड। तो आप जानते हो कि लेंस मेकर फॉर्मूला अपने को फोकल लेंथ बताता है। और आपको ये भी पता है कि कन्वर्जिंग लेंस बनना है तो फोकल लेंथ कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। सो उनको आपको ऐसे अरेंज करना होगा कि एक बार ये एफ मैक्स हो जाए, एक बार एफ मिन हो जाए। तो जब आप एफ को मैक्स करना चाहोगे तो आप इसको मैक्स करना चाह रहे हो, एफ को मैक्स करना चाह रहे हो तो ये ओवरऑल मिन होगा, तो ये ओवरऑल मिन होना चाहिए। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसकी जो एफ की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, एफ मैक्स आएगा, दैट विल बी म्यू -1 एंड 1 अपॉन, अब आपके पास एक 30 नंबर एक 60 नंबर है, उसको अरेंज करना है, प्लस माइनस आपके पास है, टोटल हमको प्लस आंसर चाहिए और ओवरऑल मिनिमाइज करना है सो दैट कि ये मैक्स हो सके डिनोमिनेटर में। सो क्या करना चाहिए, देन यू कैन थिंक ऑफ कि अगर ऐसा कुछ करना है तो बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर कम कर देना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो क्या ये मैक्स वैल्यू अपने को देगा? सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं। म्यू -1 एंड दैट्स गोइंग टू बी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे सो इट्स गोइंग टू लाइक 1/60। फिर इसके बाद एफ मिन अपने को लगेगा। मिन के लिए आप इसको मैक्सिमाइज करना चाहोगे तो फिर यू नीड टू डू समथिंग लाइक दैट। इसमें मैंने क्या किया, दोनों को पॉजिटिव लिया है, ओके। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इस तरह से हो जाएगा कि 1/30 आ जाएगा, दूसरा अपोजिट हो जाएगा तो 1/60 हो जाएगा। जब आप इसके बारे में बात करोगे, मैं प्योरली मैथ से सॉल्व कर रहा हूँ, आप फिगर बना के भी सॉल्व कर सकते हो। तो यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 2 अपसाइड डाउन साइड, सो इट्स बाय 3/60, दैट मींस 1/20। आप दोनों को डिवाइड कर दो। When you are going to divide it, it's going to like f min divided by f max बन जाएगा। This is going to be equal to 20/60, basically 1/3। आपसे पूछता है कि मैक्स अपॉन मिन निकालिए, तो मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3। आंसर वेरीफाई कर सकते हो। अब आपको अगर इंटरेस्ट इस बात पे जा रहा हो कि वो दिखेगा कैसे, क्या चल रहा होगा, तो उसके बारे में भी देख सकते हो। एक आप इस तरह से बनाओगे और एक आप इस तरह से बनाओगे, यही दो अपने पास केस बनेंगे। ये जो केस है वो वाला केस है जिसमें दोनों के साइन अपोजिट लिए, जिसमें प्लस बना हुआ है। और ये वो केस है जिसमें दोनों रेडियस के साइन सेम आएंगे तो माइनस माइनस रिटेन हो जाएगा, तो ये वाला केस हो जाएगा। तो आप बोलोगे इसकी फोकल लेंथ ज्यादा आएगी, इसकी फोकल लेंथ कम आएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो दिस इज फॉर एफ मेन, दिस इज फॉर एफ मैक्स। कोई कंसर्न इस पे हो तो आप बोल सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। आंसर का करेक्शन हो तो वो भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपको 4th के बारे में बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से इसकी अपने पास एक डायमंड था जो कि काफी एक्सपेंसिव है, एनीवे अपने काम का नहीं है। इट्स अ परफेक्ट स्फीयर है, रेडियस अपने को नोन है। बैक सरफेस को आपने सिल्वर किया है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। हाउ फार इन फ्रंट ऑफ द स्फीयर, एक सोर्स को आपको प्लेस करना है सो दैट उसकी इमेज यहीं पर बनना स्टार्ट हो जाए। तो अगर आप इसको इसकी यहीं पर इमेज बनाना चाहते हैं तो आप कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं। रे डायग्राम बना लो और रे डायग्राम से कोई भी लाइट रे अगर यहाँ से जा रही है वो अपने आप को रिटर्न बैक करनी चाहिए। सो अगर उसको रिट्रेस करेगा तो अपना काम हो जाएगा। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो कि अगर आप इसको कंसीडर करो, इस वाले पोर्शन को, तो ये एक मिरर है और इस मिरर से इमेज अगर आप इफेक्टिवली देखोगे तो ये अगर इफेक्टिव डिस्टेंस अपने को पता चल जाती है, ये वाली एयर में कितनी जा रही है।
तो अगर हमको ये एयर में डिस्टेंस पता चल जाती है तो हम लोग जानते हैं किसी भी मिरर में इमेज वहां पर बनती है, कहाँ पर, जहां पर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज वहीं पे बनता है। सो दिस पॉइंट मस्ट बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी आएगी उसको हम पता कर लेते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए ये डिस्टेंस अपनी गिरती है 2 टाइम्स रेडियस, सॉरी रेडियस ही होती है, 2 टाइम्स फोकल होता है, रेडियस के लिए हम आर लिख देंगे। सो दैट्स डन। अच्छा, इस पॉइंट से पी पॉइंट की एस पी की डिस्टेंस कितनी जाएगी? अगर आप यहाँ से देखेंगे एयर डिस्टेंस तो जाएगी डी प्लस refractive index of the observer divided by that of medium into 2r, r for radius. This must be equal to r. What I'm writing. Yes, क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस r ही होती है। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगा देंगे। यहाँ से अपने को d की वैल्यू पता चल जानी चाहिए, जो भी पूछा गया। इफ डिस्टेंस इज 5x तो x की वैल्यू पता करनी है। अच्छा, इसी की d को 5x बाद में बोलना है। तो यहाँ से एक बार d निकालते हैं और चेक कर लेते हैं। So is it going to be like d is equal to, how to say, is it going to be like r minus 2r by mu? Calculate कर लीजिए। r is going to be like 1 minus 2 by mu. So when you have to simplify it, it's going to be like r mu minus 2 divided by mu. r is 5 centimeter and it's going to be like 0.4 divided by 2.4. Further simplification will say 5 divided by 6. That's what the d is. अब आपसे बोलता है this number is 5x. Oh my God. So what is x? X is 1 by 6. We need to check it कि if the distance is 5x, किस distance की बात कर रहा है? मैंने इस d को 5x लिखा है। So अभी हम लोग यहाँ तक रहते हैं, इसके बाद इसको verify करते हैं क्वेश्चन को exactly क्या है। How far in front of this sphere should a source has be placed in order to coincide the image? हाँ सही तो किया। So 5x सेंटीमीटर है, x अपने को पता करना है। आंसर तो कुछ इसी को 5x बोलने की बात हो रही है। x 1 आ रहा था, 1 आ रहा था। सर बोलो। सर वो जो आपने लिखा 2r by mu तो वो उससे आया ना apparent depth से फॉर्मूला? apparent depth से लगाया है, हालांकि हाँ, लेकिन वो वो अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं होगा जो बराबर है। डेरिवेशन में यूज करते हाँ सर, वो फ्लैट सरफेस सब बराबर है। बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट किया मैंने, मतलब इसलिए कि इन लाइंस को अगर हम कंसीडर करेंगे तब भी फिर वो अपना बेसिकली प्लेन सरफेस के लिए रहता है और ये कर्व्ड सरफेस है। तो अपने व्हाट आई डिड कि इसमें ये कर्व्ड सरफेस को रिस्पेक्ट नहीं किया। कर्व्ड सरफेस को अगर हम लोग समझ पाते तो फिर काम हो जाता है। कर्व सरफेस को यूज करना चाहिए, इसीलिए वो आंसर आपका मैच नहीं कर रहा होगा। सो ये अगर यहाँ पर प्लेन सरफेस रहा होता है ऐसा, देन दिस वुड हैव बीन राइट अप्रोच। सो करेक्शन क्या करने का है कि ये जो यूज किए इसको करेक्ट करना है। और ये पॉइंट, ये आइडिया हम लोग अभी भी यूज करेंगे कि जो इफेक्टिव है वो कितना दिखना चाहिए, सेंटर पे दिखना चाहिए। ओके, सो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। प्लेन सरफेस ना यूज करके अपने को कर्व सरफेस का रिफ्लेक्शन देखना था। फिर से मैं आपको बताता, आइडिया अपना ये रहेगा। और अगर हम देखेंगे यहाँ से इस तरह से अपने को एक इसका इमेज फॉर्मेशन निकालना होगा। एक बार इमेज की लोकेशन आएगी तो वो जो लोकेशन आएगी उसकी ये डिस्टेंस अपने को पता करनी पड़ेगी। that will be valid then. So रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। So क्या फॉर्म होता है? Divide by v minus mu1 divided by u, which is going to be basically d, और आप माइनस डी लिखोगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग।
mu minus 1 divided by r is going to be positive. So यहाँ से अब v कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, जो apparent depth वाली बात होती है. So what it will say, mu by v is equal to mu minus 1 divided by r minus 1 by d. एक बार अपने को ये v मिलता है तो v बेसिकली इमेज की लोकेशन बताएगा. लेट्स से वो इमेज यहाँ पर बना, ये फर्स्ट इमेज होगी इस सोर्स की, और फिर हम चाहेंगे कि ये सोर्स की जो इमेज है ना, ये वापस इसी पॉइंट पर बने आकर के. तो अगर इसी पॉइंट पर बनाना होगा सो व्हाट वी शुड से, कैन वी से कि ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हमने को ऑब्जर्व करना था. और अगर मिरर इसको ऑब्जर्व करेगा तो मिरर के लिए फिर जो अपना आइडिया लगने वाला है, फिर वही लगना चाहिए कि दैट शुड बी एट आर. और वी कैन से कि ये जो डिस्टेंस आने वाली है इसका नाम होगा v, मॉड v लगा दिया अगर वो नेगेटिव भी आता है तो. एंड द टोटल वाज ट्वाइस r, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो ट्वाइस r माइनस मॉड v आएगा. कौन सा पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, आपको दिख रहा है, तो इस वाले पोर्शन के. और अब आप अगर मिरर से पूछोगे तो मिरर को ये कितना दूर पे दिखना चाहिए, वो उसके 2r डिस्टेंस पे दिखना चाहिए, r डिस्टेंस पे दिखना चाहिए. इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ये अपने पास स्फीयर है और यहाँ पर मिरर है जस्ट आउटसाइड, ऑलमोस्ट 0 डिस्टेंस पे. तो अब अपने को एक इमेज यहाँ पर मिली है, दिस इज फर्स्ट इमेज सोर्स की. अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये कितना डिस्टेंस पे दिखेगा, ये डिस्टेंस अपने को लगने वाली, ये वाली डिस्टेंस. और ये जो डिस्टेंस है उसको मैंने 2r माइनस v बोला है, और ये लेकिन 2r माइनस v इस मीडियम पर है, ऑप्टिकल मीडियम पर है. अपने को यहाँ से देखना है मिरर से. सो यू विल फाइंड कि ये जो डिस्टेंस आएगी उस पे अपने को रूल लगा देना होगा. तो हम ये क्लेम करने वाले हैं कि जो r माइनस मॉड v था डिवाइडेड बाई म्यू, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू r. सो जो इससे पहले सॉल्व किया था उसमें और इस अप्रोच में इसमें एक करेक्शन हुआ है, क्योंकि वहां पर हमने प्लेन सरफेस का फॉर्मूला लगाया था जो कि वैलिड नहीं था, इसलिए आंसर आपका मैच नहीं किया. तो पहले आप कर्व सरफेस का फॉर्मूला लगाएंगे, इमेज की लोकेशन पता करेंगे, फिर उस इमेज, वो जो इमेज है वो मिरर को दिखेगा एज अ ऑब्जेक्ट. तो मिरर को कितना डिस्टेंस पे दिखना चाहिए, मिरर को r डिस्टेंस पे दिखना चाहिए. तो ये जो डिस्टेंस आ रही है मिरर के लिए वो इतना था, और मिरर से जब आप देखोगे तो दैट हैज टू बी डिवाइडेड बाय म्यू, सो दिस नंबर शुड बी इक्वल टू r. अब हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या ये अपने आंसर तक पहुंचाएगा, तो ये अपने आंसर तक इसको पहुंचाना पड़ेगा. अगर आपको ये फ्रेम करने में कोई इशू आ रहा हो तो मैं रीएक्सप्लेन कर सकता हूँ, अदरवाइज इसके बाद मैं कैलकुलेट करके सर आंसर निकालता. यस सर, पर 2r माइनस मॉड v इक्वल टू r होगा तो फिर मॉड v तो r ही आ जाएगा ना, तो फिर बाय नहीं, ये 2r, आप देखो क्या लिखा हो, 2r माइनस मॉड v डिवाइड बाय म्यू मस्ट बी इक्वल टू r. सर डिवाइड बाय म्यू क्यों किया है? एग्जैक्टली ये आपका कंसर्न आया तो उसको मैं एक्सप्लेन कर. देखो क्या होता है कि ये जो आपका मिरर है ना, ये मिरर कहाँ पर रखा होता है, एयर कहीं पे. ये जो मिरर रखा होता है तो उसके सामने जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस हम लोग ये r यूज करते हैं एयर के लिए. तो जब कभी कोई सिल्वर्ड पोर्शन होगा, एक अच्छा पॉइंट है, इस पर बेस क्वेश्चन एग्जाम में आया, इनफैक्ट 2019 मेंस में भी आया हुआ है. सो अपने को क्या करना होगा कि इसको एयर जैसा ट्रीट करना होगा, और यू नीड टू ऑब्जर्व फ्रॉम हियर. सो मिरर को अगर कोई चीज एयर डिस्टेंस r नजर आती है तो उसकी इमेज वहीं पर बनती है. सो दैट्स द लॉजिक. मिरर के लिए जो एयर डिस्टेंस होती है अगर वो r आती है, क्योंकि ये r जो है वो एयर डिस्टेंस है, क्यों, क्योंकि स्फीयर की रेडियस है. सो तब ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करता है. अब इसीलिए मैंने इसको अलग अलग करके दिखाया, स्फीयर को अलग किया. इसके बीच का जो ये जो गैप है वो निग्लिजिबली स्मॉल है, लेकिन वो ये जरूर बोलने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो मिरर है वो एयर डिस्टेंस मेजर करना चाह रहा है. तो आपका ऑब्जर्वर यहाँ पर है जहाँ पर ये मैंने m लिखा हुआ है, तो अब इसको ये डिस्टेंस लगेगी, ये वाली डिस्टेंस. सर वो जो आपने 2r माइनस v बाय म्यू जो लिया है वो अपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला लगाया है ना? हाँ, यहाँ पर अपरेंट डेप्थ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि
हालांकि हमको वहां पे वो लगाना चाहिए, लेकिन फिर आप ये समझ सकते हो कि ये जो कर्व सरफेस है ना वो इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, तो बेसिकली हम डायरेक्टली मिरर पे पहुंच रहे हैं। यहाँ पर रिफ्रैक्शन ना होकर के डायरेक्टली रिफ्लेक्शन हो रहा है, और यहाँ पर अपरेंट फॉर्मूला इसलिए वर्क नहीं किया क्योंकि यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, रिफ्रैक्शन हो रहा था, और रिफ्रैक्शन के बाद फिर यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एक रिफ्लेक्शन यहाँ, दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ, फिर तीसरा रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, और ये दोनों रिफ्रैक्शन इसके साथ मर्ज करके एक रिफ्लेक्शन भी पढ़ा जा सकता है। सो को ये कितना डिस्टेंस पे नजर आएगा ये अपने को देखना है। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस जा रहा था, वो इतना डिस्टेंस जा रहा था, और इसका ये लेकिन दूसरे मीडियम पे था, तो ऑब्जर्वर हमारा एयर का था, तो एयर का ऑब्जर्वर डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट इज सीमिंग अपीयरिंग इन द मीडियम ऑफ द ग्लास। एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं, इससे आंसर आएगा तो आना चाहिए, एक्सपेक्टेड है, और फिर आप इसको फॉलो भी कर सकते हो। तो जब कोई मिरर होगा तो मिरर को उससे डिटैच करके एयर डिस्टेंस अपने को मेजर करनी होती है, क्योंकि अगर एयर डिस्टेंस पता होगी तभी हमारी ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करेगी। सर यस, सेकंड में और फोर्थ रिफ्रैक्शन कैंसिल आउट क्यों हो गए? रिफ्रैक्शन कैंसिल आउट नहीं, क्योंकि आप देखो ये जो मिरर है ना, वो मिरर ये जो सरफेस था ना उसी को आपने पेंट कर दिया है, सरफेस ही पेंटेड है, तो उस सरफेस पे क्या चल रहा होगा, वहां पर बेसिकली रिफ्लेक्शन ही चल रहा होगा। आपके पास अगर एक ग्लास है, राइट, और स्फीयर है, उसके सरफेस को अगर आपने पेंट सिल्वर कर दिया तो वो रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा। फिर उसमें रिफ्रैक्शन तो नेक्स्ट मीडियम में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेक्स्ट मीडियम वहां पे एब्सेंट ही था। अगर आप इसको सिल्वर नहीं करोगे तो रिफ्रैक्शन रहेगा। वी शुड चेक दिस वंस। अगर आपने किसी ने कैलकुलेशन किया हो, चेक करो इसका आंसर क्या आता है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू मीट द करेक्ट वन। सो वी कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ से पहले सॉल्व करना होगा आपको ये, और इसके बाद वी की जो भी वैल्यू आएगी उसकी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे लिखनी होगी, फिर आर की वैल्यूज रखनी होगी। आर की वैल्यू यहाँ पे न्यूमेरिकल्स रखेंगे, जैसे कि 5 सेंटीमीटर बिना किसी साइन के, और फिर यहाँ से डी निकल करके आएगा। एक बार डी आएगा तो फिर डी को 5x क्लेम कर देंगे, फिर एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। मेन टाइम में कोई सॉल्व कर सकता है और चेक कर सकता है आंसर आ रहा है या नहीं। नहीं आ रहा है तो आपको बताना होगा, आ रहा होगा तभी बताना होगा। सो फाइनली इस पॉइंट को मैं एक बार और कंक्लूड कर देता हूँ क्या करना होता है। कई बार ऐसा आपके पास स्फीयर है, या फिर कोई और सरफेस है, या फिर ऐसा बोलेगा कि आपके पास स्लैब है, स्लैब को आपने यहाँ पे सिल्वर कर दिया है, इसको यहाँ पे सिल्वर कर दिया है, और अगर कोइंसाइड इमेज करानी है तो आपको इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। एयर डिस्टेंस आर निकालनी है, दैट मीन्स यहाँ से एयर डिस्टेंस कितनी जाने वाली है। इस वाले सरफेस से पहले आप ऑब्जेक्ट को, इमेज को बनाओ या ऑब्जेक्ट पता करो जो भी है, फिर ये डिस्टेंस को मेजर करो और इसको एयर डिस्टेंस में कन्वर्ट करो कि अगर एयर से ऑब्जर्व किया जाता तो कितना डिस्टेंस पे होता, एंड दैट विल बी सेइंग कि आप सेंटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। सर हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते क्या कि जो इमेज होगी वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी? हाँ, ये बोल सकते हैं, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ क्योंकि कर्वेचर फिर पे ही बने। वो वापस रिट्रेस होगा ना। दूसरा तरीका सॉल्व करने का वो रिट्रेस वाला है। आप रे डायग्राम बनाओ, उसको रिट्रेस करवा दो, और उस पे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के लॉ लगा दो, वो ही वर्क करेगा। लेकिन ये जनरली क्या होता है कि कई केसेस में डायरेक्टली हैंडल हो जाता है, क्योंकि हमको पता होता है कि अगर इसका इमेज बनना है तो रिट्रेस करेगा। अगर रिट्रेस करेगा तो फिर सारी की सारी रेस कहाँ से आती है, उसको अपीयर करनी चाहिए। ऑल द रेस शुड अपीयर कमिंग फ्रॉम द सेंटर, देन ओनली इट विल रिट्रेस इट, अदरवाइज इट वोंट रिट्रेस। तो उसी रिट्रेसिंग वाले पॉइंट का हाँ ये सर। सिंप्लीफाइड वर्जन है। हाँ सर, फिर वो इमेज जो होगी वो 5 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए, तो उससे कैलकुलेशन किया तो डी 5 सेंटीमीटर आता है, तो एक्स 1 आता है। अच्छा, आपने बोला कि इसका रेडियस, हाँ, 5 सेंटीमीटर में बनना चाहिए। गुड। तो अगर आपको इमेज 5 सेंटीमीटर पे बनाना है इस सोर्स की, तो या तो आप इस सोर्स की इमेज बना लो और उस इमेज को 5 सेंटीमीटर पर दिखा दो,
एयर से, लेकिन एयर से अपने को 5 सेंटीमीटर पे दिखाना है क्योंकि एयर डिस्टेंस होती है। सर वो अगर एयर होता तो फिर 5 सेंटीमीटर में बनता ना, अभी अगर मीडियम है तो फिर वो हाँ सर, क्योंकि वो apparent में सेंटर ऑफ बनेगा। कर्वेचर पे होनी चाहिए इमेज, वो 5 सेंटीमीटर पे ही होना चाहिए ऑब्जेक्ट सरफेस। बिल्कुल, अगर यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम आता है तो उसका जो इफेक्टिव कन्वर्जन है, हम लोग जानते हैं ना कि किसी दूसरे मीडियम से अगर हम इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं जिसको अपरेंट बोल सकते हो आप, तो उसको हम एयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक बार कोई इसे चेक करके अपने को आंसर बताए कि क्या इससे भी 1 आ रहा है या फिर कोई और आंसर आ रहा है। तब तक मेन टाइम में आप कैलकुलेशन कर लीजिए, हम लोग आगे क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लेते हैं। और अगर कोई कंसर्न रहेगा तो फिर अगर आंसर मैच करेगा तो इसको हम शॉर्ट आउट करके आपको बताते हैं कि किस तरह से और भी सॉल्व कर सकते हो। बेसिक आइडिया अपना यही चलता है कि ये सिंपलेस्ट बनता है रिट्रेस करने वाला। और अदरवाइज आप चाहो तो रिफ्लेक्शन मल्टीपल टाइम लगाओ, फाइनल इमेज बनाओ, फाइनल इमेज को इसी ऑब्जेक्ट पे दिखाना है, यहाँ पर दिखाना है आपको। सो सर यस सर वो जो मिरर लेंथ इंटरफेस है, तो हम अपैरेंट डेप्थ का क्यों लगा रहे वापस फॉर्मूला? वो पहले जैसे ही हो गया ना, तो इधर भी स्फेरिकल रिफ्रैक्शन से करना पड़ेगा। हाँ, वो भी आप ऐसा भी समझ सकते हो, लेकिन इसकी जब सिल्वर्ड होता है ना, तो सिल्वर्ड को हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये जो सिल्वर्ड है इनके बीच का जो गैप है वो निग्लिजिबल है। देखो ये कर्वेचर जो है हमको कब नजर आता है? कर्वेचर हमको तब नजर आता है जब उसकी रेडियस कम होती है। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, दूसरा ऑब्जेक्ट उसके बिल्कुल क्लोज बाई है, ऑलमोस्ट 0 डिस्टेंस पर है, सो वी कैन से कि वो उसके पैरेलल चल रहा है। और आप ऐसा बोलोगे कि कोई भी लाइट रे अगर इस पर नॉर्मली जाएगी तभी हमारे मिरर पे भी नॉर्मली जाएगी, क्योंकि हमारा पर्पस क्या चल रहा है यहाँ पर कि वो रिट्रेस होना है। तो अगर हमारे स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मली इंटर करेगी तो वो उसको बेंड नहीं होने देगा, सर एंड देन ओनली इट विल बी नॉर्मल ऑन टू द मिरर सरफेस। अगर मिरर सरफेस पे नॉर्मल गिरेगा तभी वो रिट्रेस करेगा, तभी उसको ऐसा अपीयर होगा कि वो सेंटर से आ रहा है। सर वो आपने वो अपैरेंट डेप्थ वाला जो फॉर्मूला लगाया 2r माइनस मॉड v बाई म्यू इक्वल्स टू r, तो उसमें मॉड v ही नेगेटिव आ रहा है, तो फिर वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, मॉड से नेगेटिव आ रहा है। मॉड वी निगेटिव नहीं, मॉड वी का मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप जो वी कैलकुलेट करोगे ना इस कैलकुलेशन से, वो भी हमारा पॉजिटिवली यहाँ पे लिखना है, क्योंकि अब हमको नंबर से गेम कर लगे। 2r डिस्टेंस थी, 2r में ये डिस्टेंस हमको हटानी पड़ेगी। हाँ, अगर अच्छा उस सेंस में बोलो, ठीक है, अगर ये v इस तरफ होगा तो v पॉजिटिव आएगा। अपने को ये भी देखना है, अगर इधर कहीं दिख रहा होगा तो फिर हमको ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। सर जो आपने वो लिखा है वो r अपैरेंट डेप्थ वाला r है, r डैश है क्या वो रियल वाला रेडियस नहीं है क्या? वो ये जो बॉक्स, मैंने लिखा हुआ है बॉक्स में, ये जो r है ये अपना इसका रेडियस है, जो फाइनल वाला एयर रेडियस, एयर डिस्टेंस है। हाँ सर फिर तो देखो ना सर, r इंटू 2.4, फिर मॉड भी नेगेटिव आ रहा है, मॉड भी तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता ना, मॉड भी तो अच्छा, पॉजिटिव। इससे आपका मॉड v नेगेटिव आ रहा है, ये कहना चाह रहे हो? हाँ सर। अच्छा, आपने इसी को सॉल्व किया तो ये 2.4 हो जा रहा है। 2.4 में फिर वो, एक मिनट, मॉड वी इसमें इसका मतलब है फिर ये जो होगा, इसका मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए। मतलब ये हुआ, मॉड मैंने सिर्फ इस वजह से लगाया था कि वो हम डिस्टेंस को मेजर करना चाह रहे थे, इसके साइन को हम इग्नोर करना चाह रहे थे। ये डिस्टेंस अपने को लगेगी। लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये इधर आएगा तो वी पॉजिटिव ही आएगा, और अगर वी नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब ये इधर गिरेगा जाकर के। तो आप इस मॉड को ना भी लगाओगे तब भी चलेगा। इसमें अपने को 2 केस कंसीडर करने पड़ेंगे अगर मॉड को नहीं लगाते। कौन से 2 केस? एक वो केस होगा कि जब हम 2r माइनस वी बाई यू लगाएंगे, जब वी हमारा इधर बन रहा होगा। अगर वी इधर बन रहा होगा तो वो वाला वी नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप इसमें देखोगे ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो वी नेगेटिव तभी गिरेगा जब वो इस कर्व सरफेस के लेफ्ट साइड में बना होगा। तो जो मॉड हमारे लिए अप्रोप्रिएट होगा वो, अगर ये सपोज के लिए से हमारा वैलिड आंसर नहीं जाता तो दूसरा केस हमारे पास ये होगा 2r प्लस ऑफ मॉड वी,
डिवाइड बाय म्यू इज इक्वल टू आर। और उसमें प्लस क्यों किया? क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी 2r थी, उसके आगे जितना जाएगा उसको ऐड करेंगे, वो इफेक्टिवली अपने को r नजर आना चाहिए। और अगर ये इस कर्व सरफेस के राइट हैंड साइड में बनता है तब तो v पॉजिटिव ही रहा होगा, v पॉजिटिव ही रहा होगा। तो अब इसको इसके बाद अगर आप सॉल्व करोगे तो ये अपने को v कैसा निकल के आ रहा है? नेगेटिव निकल के आ रहा है। इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी जाएगा, तो फिर अपने को ये सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ से जो v आने वाला था वो नेगेटिव आने वाला था। इन दोनों में से एक जमेगा, ये नहीं जमेगा। ये क्लियर होगा। क्यों क्लियर होगा? जो आपने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे v नेगेटिव आ रहा है, जबकि हमने इसको पॉजिटिव साइड लेकर के सॉल्व किया था, तो नेगेटिव साइड वाला सॉल्व कर देंगे। चलेगा। तो इसको हम एक बार एक काम करते हैं, अपना काफी टाइम इस पे किल हो जाएगा अभी, तो इसको पेपर डिस्कशन होने के बाद लास्ट में इसको एक बार पूरा सॉल्व कर देते हैं। बाकी जो आपके डाउट्स है पहले इसको कवर कर देते हैं एंड इसको एक फ्रेश तरीके से सॉल्व कर देते हैं। मीन टाइम में आप इससे आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास आपने जो क्वेश्चंस कर रखे हैं आप नहीं समझ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। आफ्टर दिस सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, उसके बाद उसको डिस्कस कर लेंगे। इसको 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे, ऑल द 3 फेसेस को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 4 को होल्ड में कर दिया। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आ रहा है वो 9 है। ये प्रिज्म वाला, अच्छा प्रिज्म में इमेज नहीं बनाना था, ये आपने कर लिया होगा डायरेक्टली। अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा था। क्वेश्चन नंबर 9 आपने यहाँ पे पूछा हुआ है। ये भी स्फेरिकल बल्ब से रिलेटेड है, तो यहाँ से भी अपने को कुछ समझ में आएगा। ये बोलता है कि एक स्फेरिकल ग्लास बल्ब है जिसका डायमीटर अपने को दिया गया, वाटर से फिल्ड है। अ बल्ब इज व्यूड अलोंग इट्स हॉरिजॉन्टल diameter. What is the apparent diameter? Apparent diameter अपने को पता करना है। थिकनेस ऑफ द ग्लास आप निगलेक्ट कर सकते हो। वो जो apparent वाला फॉर्मूला होता है डायरेक्टली जो हम लोग लगाते हैं वो प्लेन सरफेस के लिए होता है, और कर्व सरफेस होगा तो कर्व्ड वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। सो लेट्स सी कि क्या करना है इसमें। ये ग्लास है, बल्ब है, और ग्लास की थिकनेस इग्नोरेबल है, तो बेसिकली हमारे पास यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू ऑफ वाटर। सो इट सेज कि व्हाट इज द apparent diameter। मतलब ये हुआ, in case you consider this line, and let's say you are considering this point as a point A, this point as a point B, so ये जो AB distance है वो उसका diameter है। और अगर आप किसी स्केल से मेजर करोगे तो उसका ज्योमेट्रिक आएगा, मतलब जो आप मेजर कर रहे हो तो ज्योमेट्री से। लेकिन जो ऑप्टिकली मेजर करोगे वो कितना आएगा उसके बारे में बताते हैं। तो जब ऑप्टिकली मेजर करोगे तो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखी है और आप यहाँ से देखते हो, बिल्कुल बी से देखते हो, बी के पास से, तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पर नजर आएगी? वहीं अपना उसका इमेज बन रहा होगा, जहाँ पर इसकी इमेज बन रही होगी वही आपको नजर आने वाला है। जिस तरह से अपरेंट शिफ्ट हम लोगों ने निकाला था केस ऑफ प्लेन केस में या फिर स्फेरिकल केस में इमेज फॉर्मेशन करते हैं, एग्जैक्टली वही चलेगा। सो आप क्या बोलोगे कि यहाँ से जो लाइट रेज चलेंगे वो इस मीडियम में जाएंगे, इस मीडियम से जाने के बाद अपना एक इमेज बनाएंगे यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने के बाद, और फिर कहाँ पर ये बन रहा होगा उसी को अपने को पता करना है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इमेज बनानी है, ये जो डायमीटर का पॉइंट है, इससे μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r वाला फॉर्मूला अपने को लगेगा। सरफेस ये है जिससे अपने को इमेज बनानी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी हुई है, ये जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम है? वाटर मीडियम है। और ये जो बाउंड्री है, ग्लास की थिकनेस उसने इग्नोर करने को बोला है, जिसका मतलब वी कैन थिंक ऑफ कि केवल वाटर है, वाटर के बाद एयर आ जाता है। तो इमेज अपना एयर में बनेगा, एयर मीडियम में, माइनस μ1 जो था वो 4/3 रहा होगा, डिवाइड बाई यू की वैल्यू कितना यूज करेंगे? जो इसकी डायमीटर रही होगी, इसका डायमीटर एग्जैक्टली कितना दिया अपने को? डी। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वो माइनस डी रहेगा। डी एक नंबर है जो कि पॉजिटिव नंबर है। फाइनल 1 4/3, आर कैसा रहेगा इस वाले सरफेस का? निगेटिव रहेगा। सो आर का मतलब होगा माइनस डी बाई 2।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से v पता चलेगा, जो भी v पता चलेगा एट दैट लोकेशन इस o पॉइंट की इमेज या a पॉइंट की इमेज नजर आ रही होगी, और वही जो ab डिस्टेंस आएगा इमेज के लिए, दैट विल बी द अपरेंट डायमीटर. सो इट शुड बी लाइक 1 by v प्लस, और इसको साइड ले जाओ, तो ये सेटल हो जाएगा. दिस विल बी लाइक 1 by 3, so 2 by 3d, and you will get plus, of course, so this will be minus 4 by 3d. जब आप ऐसा कर रहे होगे, so it's going to be like minus 2 by 3d. So v is coming as minus 3d by 2. अच्छा, इसके लिए पॉजिटिव था और ये नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब है इमेज कहाँ पर दिख रही होगी, इमेज यहाँ कहीं दिख रही होगी. दिस, ये इमेज लोकेशन है, और ये डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल ली, एयर डिस्टेंस ये निकाल लिया है. इसका मतलब आई को अपने को कितना डिस्टेंस पे नजर आएगा, तो ये जो डिस्टेंस है वो अपने को पता करना पड़ेगा. तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ v, ये अपरेंट डायमीटर हो जाएगा. सो इट्स गोइंग टू बी लाइक 3d by 2. ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है, सेकंड ऑप्शन दिया गया, चेक कर लिए. 3d by 2 तो d से बड़ा है ना. हाँ, तो आ जाएंगे ना, क्या फर्क पड़ता है. वो जो अपरेंसी है, अपरेंसी में वो उसको इतना नजर आएगा सर. वो लेकिन कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है. अपैरेंट डेप्थ तो कम ही आती है ना हर बार. नहीं, वो इस बात पे डिपेंड करती है ना, आप किस मीडियम से देख रहे हो, किस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखी है, और कैसा सरफेस है, इंटरफेस कैसा है. जैसे यहाँ पे इंटरफेस स्फेरिकल है, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये हुआ कि मीडियम एक वाटर है, दूसरा एयर है, तो इनके कॉम्बिनेशन से डिसाइड होता है. हाँ, हम ऐसा कोई जनरल रूल नहीं कहेंगे कि हमारी अपरेंट डिस्टेंस कम होती है या फिर ज्यादा होती है. इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर, मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड द सरफेस इंटरफेस. इंटरफेसिंग सरफेस कैसा है, वेदर इट्स अ प्लेन और कर्व. और सिंस ये कर्व था, तो कर्व सरफेस हम लोगों ने इस तरह से इमेज निकाल, प्लेन होता तो प्लेन सरफेस से इमेज निकालते हैं, उसको हम लोग डायरेक्टली याद रख लेते हैं, म्यू, रेशियो ऑफ म्यू और इनटू डी, अपरेंट डिस्टेंस का. चेक कर लीजिए, इसका आंसर बी ऑप्शन देना चाहिए उसको. So, इसका मतलब इसको इमेज यहाँ पर नजर ना करके इमेज थोड़ा सा और आगे आकर के यहाँ कहीं नजर आएगा, अगर आप ज्योमेट्रिकली प्रॉपर ड्रॉ करोगे तो ऐसा इमेज नजर आएगा. सो ये डिस्टेंस वो मेजर कर रहा होगा, जो कि 3d by 2 है. कोई इसमें कंसर्न रहा हो तो आप पूछ सकते हो. स्फेरिकल केस में आपने राइटली आइडेंटिफाई किया था कि हम इसको यूज करते हैं, उसकी इमेज बनाते हैं. तो बेसिकली काइंड ऑफ अपने को इमेज बनानी होती है. इस पॉइंट की इमेज इस आई को कहाँ पर नजर आएगी, दैट्स व्हाट इट इज. नेक्स्ट आपने जो पूछा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. ये 11 आपने कर लिया, अच्छी बात है, एक अच्छा क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. सो ये रिफ्लेक्शन का बेसिक क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 12, इट सेज कि अपने पास 2 स्फेरिकल मिरर है, वन कॉन्वेक्स है, अदर कॉनकेव है, एंड ईच ऑफ सेम रेडियाई है, कोएक्सियली 2r डिस्टेंस पे रखे गए हैं ईच अदर. अ स्मॉल सर्कल ऑफ रेडियस a is drawn on the convex mirror. So this is your convex mirror, और यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया गया नियर द पोल. फिगर में बहुत छोटा सा दिख रहा होगा. रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ द सेकेंड इमेज बतानी है अपने को. सर्कल की रेडियस आपको बतानी है जब वो सेकेंड इमेज फॉर्म कर रहा होगा, और किस तरह से रिफ्लेक्शंस देने हैं वो आपको बताएगा. टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट द कॉनकेव मिरर एंड देन रिफ्लेक्शन थ्रू दी और एट द कॉन्वेक्स मिरर. तो अपने लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो मिरर एक रिफ्लेक्शन अपने को यहाँ से देखना है, फिर दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ से देखना है. तो ये अपनी स्टोरी है. आप क्या बोलोगे, पहला रिफ्लेक्शन आपको M2 से देखना है, M2 से. आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो अगर कुछ सिंपल स्टेप्स हो, अदरवाइज आप फॉर्मूले से जा सकते हो. जो M2 है वो आपका कॉनकेव है,
एंड उसके सामने ऑब्जेक्ट 2r डिस्टेंस पे रखी गई है, 2r डिस्टेंस पर है, तो हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1 इसको v1 मान लेते हैं कि फर्स्ट इमेज बन रही है, प्लस 1/u, u की जगह -2r लगाना पड़ेगा। ये माइनस कैसे आ रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है, इसको हम 2/r भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला होता है, बट r की जगह अपने को नेगेटिवली लेना है क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो -r हो जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिए, 1/v1 इज इक्वल टू 1/2r minus 2/r. When you want to go simplification, it will become minus, you need to multiply it by twice upside, so minus 3/2r. So v1 must be equal to minus 2r by 3. What this mean by minus 2r by 3? Minus 2r by 3 का मतलब हुआ नेगेटिव डायरेक्शन में आना, यानी यहाँ पर कहीं इमेज बनेगी, दिस फर्स्ट इमेज, और ये जो डिस्टेंस है वो 2r by 3 आ रहा है। सो साथ ही साथ इसका मैग्निफिकेशन ही पकड़ लेते हैं, कितना आएगा मैग्निफिकेशन m1? इट शुड बी माइनस v1 by u1, माइनस v1 का मतलब हुआ minus 2r by 3, u1 का मीनिंग था minus 2r, so it goes to you can check it and simplify, so 1/3, so 1/3 हो जाएगा। सो ये 1/3 अपने को ये बताएगा कि उसका जो डायमीटर है सर्कल का, या जो रेडियस है सर्कल का, छोटा सा सर्कल का, वो 1/3 हो जाएगा। क्योंकि जो भी सर्कल रहा होगा, अगर उसको आप ऐसे इमेजिन करते हो, तो उसको एक डायमीटर वाली लाइन आप इमेजिन करो, तो ये डायमीटर वाली लाइन हमारे लिए क्या होगी? ऑब्जेक्ट हो जाएगी। या फिर रेडियस वाली पॉइंट देख लो, जो रेडियस होगी वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ऑब्जेक्ट हाइट, वो 1/3 हो जा रही है, तो 1/3 कर देंगे। इसके बाद अब अपने को m1 पर आना है। जब हम m1 पर आएंगे, then what to do? उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये गिरेगी, ये वाली 2r minus 2r by 3, तो ये 4r by 3 हो जाएगा। और उसके लिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन गिरेगी जाकर। फॉर्मूला विल से कि 1 फाइनल इमेज प्लस 1/u विच इज minus 4r by 3 इज इक्वल टू 2/r, r की जगह आप लिखोगे प्लस r। सो 1/v2 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली प्लस माइनस लिख रहा हूँ, अगर आपको इशू बनता है तो आपको बोल देगा। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अप साइड एंड डाउन साइड, तो 8 हो जाएगा। 8 + 3 11, 11/4r आ जाएगा। सो v2 इज इक्वल टू 4r डिवाइड बाई 11। अच्छा, अपने को m2 पर इंटरेस्ट चलेगा, तो m2 आएगा -v2 डिवाइड बाई u2, माइनस v2 की वैल्यू 4r बाई 11 थी, डिवाइडेड बाई u2, हाउ मच u2 वाज देयर, दैट वाज -4r बाई 3, 4r कैंसिल हो गया, -v कैंसिल हो गया, 3/11 आ गया। आप जानते हो कि मैग्निफिकेशन इसने 1/3 किया होगा, इसने 3/11 किया होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा तो आप समझ सकते हो। सो फाइनल मैग्निफिकेशन कितना था? m1 इंटू m2, हम जानते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो -1/11 आ जाएगा, या फिर 1/11 है, अपने को उससे मतलब है। आपसे पूछता है कि रेडियस बताइए, तो जो रेडियस फाइनली आ रही होगी, इनिशियली रेडियस कितना था? रेडियस a था, तो फाइनल रेडियस जो a' आएगा वो a/11 आ जाएगा। Now you want it to be a/11। अब आप a/11 निकालने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो, सिंप्लीफाई कर लो। 3a/30 प्लस x में x कितना होना चाहिए सो दैट कि a/11 बन जाए। बाकी आप समझदार हो, डायरेक्टली समझ में आ रहा है। ये 3 होता तो ये 33 बन जाता, और 3 से 3 कैंसिल हो जाता, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 3 सूट कर रही है। या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेरीफाई भी कर सकते हो, वहां से अपने को आंसर मिल जाएगा। कोई स्टेप आपको री-एक्सप्लेन कराना हो तो आप बोल सकते हो, समझ में आ गया तो अपना काम हो गया। दैट्स व्हाट द पर्पस इज। सर इसमें हम ये कैसे श्योर कर सकते हैं कि आखिरी में जो बनेगा इमेज वो सर्कल ही बनेगा, कि लैटरली भी वो करनी चाहिए? ओके, ये एक अच्छा पॉइंट है। फिर वही है कि डिफॉर्म्ड रहेगा, उसको जस्टिफाई करने के लिए उसने एक पॉइंट बोला है, आप ध्यान से देखोगे, स्मॉल सर्कल।
और जब कभी स्मॉल जैसा वर्ड यूज करता है इसका मतलब उसकी इंटेंशन ये है कि वो आप उसको स्मॉल समझ लो. दैट मीन्स यू कैन गो कि लाइक वो एक्स वाई प्लेन पर जो है वो बराबर बराबर जा रहा होगा, वो सर्कल जैसा ही दिखेगा. बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि फिर वो डिफॉर्मेशन आएंगे. मैंने स्मॉल ही कंसिडर किया और लैटरली किया तो मैग्निफिकेशन वो -b² वाला जो था लैटरल में वो वाला यूज किया तो नहीं आया. नहीं वो -v²/u² तो उस केस पे आता है ना जब हम लोग एक्सियल डायरेक्शन में जाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जाते हैं. हाँ सर. और तो इस और देखो ये सर्कल कैसा, अच्छा वो आपने कुछ ओके 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 अपने इमेजिनेशन थोड़ी सी अलग साइड से कर ली होगी. ऐसा करना है आपको इमेजिन, वो सर्कल कैसा मैं बताता हूँ आपको, या उसकी जो इंटेंशन है क्वेश्चन बनाने वाले की वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ. कई बार ऐसा ओपन रहता है तो अपने को इश्यू बनता है. ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है राइट. अगर आपको ये पिक्चर दिख रही है तो सर्कल जो है उसका प्लेन इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वो इस एक्सिस पर नहीं है. दैट मीन्स अगर आप इसको एक्स एक्सिस बोलते हो तो सर्कल का जो प्लेन है वो वाईजेड प्लेन पर है. सो वाईजेड प्लेन सारे जो पेरीफेरी के पॉइंट हेलो साउंड अभी आ रहा है? आर यू एबल टू हियर एंड सी द स्क्रीन? ओके साउंड आ रहा है. गुड. सो इंटरप्शन था माइनर सा. स्क्रीन भी मैंने रीशेयर किया हुआ है, अभी आपको दिख रहा होगा. सो क्या आपको ये समझ में आएगा कि जो सर्कल रखा गया है वो वाई जेड प्लेन पर है, वाई एंड जेड प्लेन पर. ऐसा सर्कल नहीं है. अगर ऐसा होता तो फिर ये डिफॉर्मेशन और ये दोनों एक्सपेंशन अलग अलग रहे होते, तो फिर उसको हम सर्कल नहीं कहते. स्मॉल केस के लिए भी सर्कल नहीं कहते. फिर आपका पॉइंट सही होता है कि वो m² और m वाले दो अलग अलग केस लग रहे होते हैं. So circle is small and it is plane perpendicular to the screen. यस सर. So फिर जस्टिफाई हो जा रहा है. क्वेश्चन आपका 12 आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17 बैक टू बैक है. सो बैक टू बैक बढ़ते रहता है. 13 कहता है कि two rays are incident on a spherical mirror of radius given parallel to its optical axis. Distance h1 दिया गया, आपको h2 दिया गया. So two rays are incident on a spherical mirror parallel to the optical axis. अलग अलग distances पर हैं. ठीक है. Determine the distance delta x in centimeter approximately between the points at which these rays intersect the optical axis after being reflected from the mirror. So ये जानना क्या चाह रहे हैं, इसका इंटेंशन पकड़ना होगा अपने को 13th के लिए. Spherical mirror है. So let's form a spherical mirror. कुछ ऐसा बना लेते हैं. और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को पता है, पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस. सो लेट्स हैव वन ऑप्टिकल एक्सिस. ये आपका ऑप्टिकल एक्सिस होगी. इसी के पैरेलल लाइट रेज आ रहे होते हैं.
two rays are incident on a spherical mirror parallel to its optical axis at a different heights. एक ये डिस्टेंस पर आ रहा है, दूसरा एक दूसरी डिस्टेंस पर आ रहा है. सेमी डायरेक्शन बना सकते हैं या फिर यहाँ पर दो चूज कर सकते हैं. One light ray is this, another light ray is this. So एक 0.5 सेंटीमीटर पर, एक 3 सेंटीमीटर पर. ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा होगा और आपको हो सकता है कि ड्यूरिंग द सॉल्विंग आपको ये समझ में आया हो कि हमको करना क्या है, क्योंकि आपको ये तो इतना पता रहता है कि जो पैरेलल लाइट रेज आती हैं वो कहाँ से पास करती हैं, फोकस से पास करती हैं. तो ये कितना इंटरसेक्शन करेंगे, कहाँ से इंटरसेक्शन करेंगे, फोकस से करेंगे. और अगर ये फोकस से कर रहे होते हैं तो आपसे पूछ क्या रहे, डिस्टेंस डेल्टा एक्स बिटवीन द पॉइंट्स दीज रेज इंटरसेक्ट द ऑप्टिकल एक्सिस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड. सो आप अगर उस तरह से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि वो तो सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो हम लोग आंसर 0 दे देते हैं. सो फिर आपको जब उसको दोबारा पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि इस पे कुछ और डिफरेंस भी चल रहा है. क्या डिफरेंस चल रहा है वो आपको रियलाइज करवाता हूँ मैं. हम लोग जानते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रेज आती हैं, कहाँ से पास कर रही होती हैं, फोकस से पास कर रही होती है, लेकिन वो तब जब इनकी जो हाइट्स होती हैं वो कम होती है. ये आपको हाइट दी गई 0.5 सेंटीमीटर और दूसरी वाली हाइट अगर आप ध्यान से देखोगे वो 3 सेंटीमीटर है. और इसकी रेडियस कितनी दी गई है, रेडियस आप देखोगे 5 सेंटीमीटर है. जैसे आपको ये समझ में आएगा तो एक अप्रोक्सीमेशन हम लोगों ने पढ़ा था, पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन, वो वैलिड नहीं रहेगा. क्यों वैलिड नहीं रहेगा? क्योंकि वो वैलिड तभी होता है जब ये इसके रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होता है उसके कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस होती है जिसको अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर छोटा होना चाहिए. सो अपर्चर का मतलब होता है अगर आप इस मिरर को या लेंस को, ये मिरर को देखोगे तो फिर यहाँ पे एक सर्कुलर जैसा सेगमेंट नजर आएगा, ये उसका रेडियस होगा और ये पूरा उसका डायमीटर होगा. तो ये जो डायमीटर है इसी को अपर्चर बोलते हैं. इस डायमीटर की वैल्यू इस रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम होनी चाहिए. इट शुड बी वेरी वेरी लेस, सिग्निफिकेंटली लेस होनी चाहिए. और जितना लेस होगा उतना ही वो सारे फॉर्मूले वैलिड होते हैं कि F = R/2 एंड दिस एंड दैट. जब कभी ऐसा नहीं होता है तो फिर हमको बेसिक लॉज पे जाना होता है जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है. यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर है क्योंकि आप देखो कि ये जो हाइट है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है. इधर भी आप देखोगे तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी. सो इसका जो टोटल लेंथ आ रहा है वो कितना जा रहा है, या फिर ये लेंथ यहाँ पे जहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है वो 6 सेंटीमीटर जा रहा है, जबकि इसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है. इसका मतलब उसका अपर्चर बड़ा है. और अगर अपर्चर बड़ा है तो पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं है. पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं है तो फिर ये पॉइंट भी वैलिड नहीं है कि वो एक साथ इंटरसेक्ट करेंगे फोकस पे. क्योंकि जब हम लोगों ने प्रूफ किया होगा F की वैल्यू R/2 तो पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन को यूज किया था. तो इस तरह के इक्वेशंस भी कई बार वो रखता है. तो पहले अपने को ये चेक करना होता है कि क्या हमारा पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन वैलिड है, क्या हम वो रूल्स लगा सकते हैं जो हम जानते हैं, या फिर हमको बेसिक तरीके से प्रोसीड करना है. सो 0 आंसर देना एक इनअप्रोप्रिएट केस हो जाएगा क्योंकि ये डिलिबरेटली उस बात पे फोकस कर रहा है कि कितना सेपरेशन आएगा, उनको बताइए. तो फिर अपने को क्या करना चाहिए, फिर अपने को इसको सॉल्व करना चाहिए. इसके अलावा अपने पास कोई खास ऑप्शन है नहीं. आप बोलोगे ये P है, ये A पॉइंट पे स्ट्राइक किया है, ये किसी B पॉइंट पे स्ट्राइक किया है, इसका सेंटर जो भी होगा, जहां पर भी होगा सेंटर वहीं रहेगा, ये सेंटर हो जाएगा. फिर रिफ्लेक्शन कैसे चलेगा, उसके लिए अपने को एक नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी, तो आप एक नॉर्मल बना दीजिए. सो मे बी की कोई और कलर यूज करते हैं, मे बी कि ये नॉर्मल है इस केस के लिए. सो लाइट रे कैसा आएगा, सेम एंगल पर रिटर्न कर रहा होगा ऐसा, एंड यू नीड टू गो बाय ज्योमेट्री. फिर एक दूसरा नॉर्मल लगेगा अपने को बी से पास होने वाला, एंड बी से एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे आएगी जो कि ऐसी आएगी, मे बी सम सॉर्ट ऑफ दिस. और ये दोनों अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे. लेट्स से ये पॉइंट कोई और है, ये पॉइंट कोई और है. ये A' पॉइंट है और ये B' पॉइंट है. अपने को A' और B' के बीच की डिस्टेंस पता करनी है. आई थिंक ये डिस्टेंस पता की जा सकती है क्योंकि इस पे सिंसियर ज्योमेट्री लगानी है अपने को, और
इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, ये दिस एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस एंगल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। उसके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं एच के साथ क्या रिलेशन चल रहा है, या फिर हम लोग एक काम करते हैं एच के साथ उसका एक रिलेशन पता कर लेते हैं, फिर उसको हम बाद में यूज भी कर सकते हैं। सो ये तो पिक्चर हुई आपकी इस पर्टिकुलर केस के लिए। आप इसको सॉल्व करने के लिए या तो दोनों केसेस को सॉल्व कर लो, या फिर एक जनरल आइडिया बना लो, फ्यूचर में हमेशा भी काम आगे भी काम आ जाएगा। जैसे कि आपने लेंस में बनाया हुआ था कि लेंस में लाइट आती है तो कितना डेविएशन होती है, किस हाइट पर कितना डेविएशन होता है, तो मिरर में भी हम लोग देख सकते हैं किस हाइट पर कितना डेविएशन करता है। सो लेट्स से कि कोई लाइट रे यहाँ पर फॉल होती है, ये थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बनाते हैं तो ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है, and we are not considering the paraxial approximation cases. ये इसका सेंटर है और सेंटर से एक लाइट जा रही है ऐसे। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड इज एक रिलेशन पता करना है जो इस हाइट को इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पता करे, ये इस डिस्टेंस से पता रिलेट कर ले। दिस इज व्हाट आवर पर्पस इज। पैरेलल लाइट रेज के लिए पता क्या है, ये एंगल अगर आपने थीटा नाम दिया है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ऐसा हमको पता है। सो लेट्स से ए पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ था और ये कोई ए डैश पॉइंट था और ये डिस्टेंस अपने को ए डैश पी निकालनी है। क्या कर सकते हैं, कैन वी से कि अगर ये थीटा रहा होगा और तो ये एंगल के बारे में क्या ख्याल है। सो ये टोटल एंगल 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, 2 थीटा। सो व्हाट द रूल विल गो, ये अपने नोटबुक में भी ऐड कर सकते हो और एज ए रिजल्ट रहेगा जब कभी पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन को वैलिड नहीं कराएगा, पैरेलल लाइट रे आएगी तो आप इसको यूज कर सकते हो। कैन वी से कि जो tan थीटा होगा, ये जो डिस्टेंस है ये कर्व वाली डिस्टेंस होगी, राइट। और अगेन अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। अगर हम इसको एक स्ट्रेट लाइन जैसा मान लेते हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा मान लेते हैं, तो क्या tan 2 थीटा की वैल्यू अपने को पता चल जाएगी। tan 2 थीटा की वैल्यू एक्चुअली में कुछ AP आनी चाहिए थी, लेकिन वो h हाइट के अप्रोक्सीमेटली बराबर आएगी, डिवाइड बाई टी ए डैश। थीटा अगर अपने को पता चल जाएगा तो हम ये पता कर सकते हैं। अब थीटा को कैसे पता कर सकते हैं, थीटा के लिए कुछ और रिलेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सी पॉइंट अपने को पता है। अगर ये सी पॉइंट रहा होगा तो ये एंगल कितना रहा होगा, ये थीटा रहा होगा। सो tan थीटा की वैल्यू अपने को नोन है, tan थीटा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई pc विच इज r। नो यहाँ से हम थीटा को अगर डिसअपियर करा देते हैं, थीटा को गायब कर देते हैं, तो आप पाओगे कि h की वैल्यू हमको अगर पता हो तो pa डैश निकाल सकते हैं। उसमें क्या करना है, pa डैश निकालना है, फिर pb डैश निकालना है h के रिस्पेक्ट में, और फिर इसके बाद उसको सॉल्व कर लेना है। अगर हम tan थीटा को थीटा से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा वही फॉर्मूला बन जाएगा जो हम लोग पहले से जानते रहे हैं। और अगर इसको थीटा से रिप्लेस नहीं करते हैं तो फिर अपने को यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से अपने को सॉल्व करना होगा। अब ये थीटा कैसे गायब कर सकते हैं वो अपने को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो tan 2 थीटा का फॉर्मूला अपने कुछ लिखा था, हाँ वो एंड करेक्शन का है। ये दो इक्वेशंस लिख लो, इसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट करना, हाँ देखो ये जो पॉइंट है ना अप्रोक्सीमेट का, इसमें भी अप्रोक्सीमेशन लिखा है अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली में भी अपने को लिमिट है। हम लोग ऐसा अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते कि ये 2 थीटा हो गया और ये थीटा, जैसे क्या होगा, h से इंडिपेंडेंट आंसर आ जाएगा आपका। आपका pa की वैल्यू r/2 आ जाएगी, जिसका मतलब f की वैल्यू r/2 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब जो pa डिस्टेंस है वो फोकस हो जाएगा। वो तब होता है जब हम tan थीटा को थीटा पकड़ लेते हैं। वो भी एक अप्रोक्सीमेशन है, उसी को हम पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। यहाँ पर भी अपने को अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। तो उस अप्रोक्सीमेशन के लिए जहां पर कोई छोटी वैल्यू आएगी उसको हम लोग साइड लाइन कर देंगे। अगर आप मैथ्स के फॉर्मूलाज को रिकॉल करें तो tan 2 थीटा का कोई फॉर्मूला होता होगा थीटा के टर्म में, क्या कुछ ऐसा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
You can check. -1 माइनस ओके सो 1 माइनस क्योंकि ये cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बनता है ठीक है तो ये cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बनके cos 2 थीटा बनता है और फिर ये करके sin 2 थीटा बना देता है तो tan 2 थीटा तो गुड सो जो भी है इस फॉर्मूले से आप देखो कि इन दोनों को आपस में रिलेट किया जा सकता है कैसे रिलेट किया जा सकता है दिस इज गोइंग टू लाइक h अपॉन p a डैश ये मैं सॉल्विंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके पास एक फॉर्मूला रेडीमेड मिल जाए आपको और जिसको आप फ्यूचर में यूज कर सकें 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ h स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर नाउ यहाँ से अपने को pa की वैल्यू आप देखोगे pa की वैल्यू आपको नजर आ रही है किसके टर्म में हाइट के टर्म में pa डैश यहाँ से h और h कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने को मिलेगा इज गोइंग टू बी लाइक r 1 माइनस h स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 चेक कर लीजिए पी ए डैश इधर चला गया होगा एच से एच कैंसिल कर दिया था और ये r बाई 2 इधर आया सो बेसिकली अपने को ये पता चल रहा है कि कहाँ पर ये इंटरसेप्ट करता है दैट इज गोइंग टू बी एट अ दिस थिंग लाइक कि r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस r you can remember this as a result and it will help on those cases जहां पर paraxial approximation allowed नहीं करेगा और ध्यान से देखो अगर हम h को 0 पकड़ लेते हैं तो ये r बाई 2 बन जाएगा h को 0 पकड़ लेते हैं क्योंकि हम बहुत पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर रहे होते हैं अलग अलग केस में ये आ जाएगा अब इसको जब सॉल्विंग कर रहे होगे ना उस पे भी आप थोड़ी सी लिबर्टी ले सकते हो अप्रोक्सीमेशन की उसके लिए अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज किया गया सो अपना आंसर कैसा आएगा हम ऐसा बोलेंगे कि जो p डैश है उसकी वैल्यू बनेगी r स्क्वायर माइनस h2 का स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस r p a डैश आएगा दैट इज गोइंग टू बी r स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस r अपने को क्या चाहिए डेल्टा x व्हिच इज गोइंग टू बी p b डैश माइनस p a डैश अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो r आपको पता है h1 h2 पता है सिंपलीफाई करो और फिर अप्रोक्सीमेटली करो अप्रोक्सीमेटली मींस कुछ कैलकुलेशन को आप सिंपलीफाई कर सकते हो वहां से अपने को आंसर आएगा किसी ने एग्जाम में इसको सही लगाया था एनीबॉडी हु गॉट द करेक्ट आंसर ड्यूरिंग द टेस्ट बाय डूइंग दिस ऑल दिस 0 कई लोगों ने लगाया होगा बट क्या किसी ने इस तरह से सॉल्व करके लगाने की कोशिश की या फिर आंसर तक पहुंच पाए इफ यस दैट्स गुड थिंग आंसर दिया 0.6 हाँ ये अप्रोक्सीमेटली पे था इस तक है और आंसर 1 डेसिमल प्लेस तक दिया गया होगा सो 0.6 प्लस माइनस 1 पे कर देंगे 0.6 से 0. आई मीन इसको एक बार चेक करना पड़ेगा एग्जैक्टली कितना आता है तो अगर 0.62 या 0.6 के बाद कुछ डेसिमल पॉइंट्स आपने लगाए हैं तो वी विल कंसीडर दैट क्योंकि वो क्लोज टू करेक्ट आंसर है सो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है जहाँ पर पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन की जरूरत उसको अवॉइड कराना हो या फिर उसको एक्सेप्ट ना करे सो यू नीड टू जस्ट गो बाय दिस थिंग और आप इसको फॉर्मूला याद रख सकते हो अब आपको अलग अलग हाइट पे देगा तो हाइट के हिसाब से कहाँ पे इंटरसेक्शन आता है वो डायरेक्टली इससे आप यूज कर सकते हो ओके सो दैट वाज 13th क्विकली 14th के बारे में आपको आइडिया देता हूँ 14 बोलता है एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जो कि किसी मटेरियल से बना हुआ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है एंड इज सिल्वर्ड एट अ कॉन्वेक्स सरफेस कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था इतना और सिल्वर कर दिया गया है कुछ और भी बताएगा ना हाँ ये लिखा है गिवन लेंस व्हिच बिहेव्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिस तो 14 तो आपसे हो गया होगा 14th में अपने को क्या करना है -1 अपॉन एफ एम इज इक्वल टू 2 अपॉन एफ एल -1 अपॉन एफ एम इसको लगाना है आपको क्या क्या गिवन है ये आपको फाइनल आंसर पता है लेंस के बारे में पता है और मिरर के बारे में पता करना है
अच्छा, मिरर लेंस में जो कर्व सरफेस आएगा उसकी रेडियस बराबर रहेगी जो सिल्वर्ड हुआ होगा, और दूसरा प्लेन सरफेस है तो उसकी रेडियस इनफाइनाइट है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। अब जिसने पूछा आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आंसर तक निकाल के बता सकता हूँ। उसने आपको फाइनल फोकल लेंथ दे दी है और आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ लिया है। इन दोनों में रेडियस ऑफ कर्वेचर मैच मिक्स करते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स है तो और भी आसान कर दिया है, इस तरह का है। इसका रेडियस तो इनफाइनाइट हो गया, दूसरे का रेडियस आपको पता करना है। अगर आपसे आंसर नहीं आया इसका मतलब आपका प्लस माइनस आप ख्याल करना है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में आइडिया दे देता हूँ। एक कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ अपने को f दिया गया और इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया है। आप जानते हो कि इसको दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करने से फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज, पार्ट ऑफ द लेंसेज वो आपको बता दिया गया है, और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नियरेस्ट पार्ट से बताई जा रही है। इफ इमेज बाय द नियरेस्ट लेंस इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ये इंफिनिटी पर इमेज बना रहे हैं। The image of the object formed by the second lens from its optical center is, so इसको बिना कैलकुलेशन के भी आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ना करके भी। अच्छा, 15 के क्वेश्चन में आंसर आपका 30 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। सो अगर आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी है, इसकी इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, व्हाट डज दैट मीन? क्या इसका मतलब है कि इसकी फोकस पे रखा होगा। सो एफ की वैल्यू आपको पता चल गया क्या, कि वो 30 सेंटीमीटर है फर्स्ट वाले केस से। फिर आपसे बोलता है कि इफ इमेज बाय द नियरेस्ट लेंस इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, यस इसका यूज कर लिया है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द सेकेंड लेंस फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर इज, सो ये कहाँ पर बनाएगा? तो इससे जो लाइट रेस आ रही होंगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहे होंगे, और the image of the object formed by the second lens from its optic center। अभी ये किसकी दोनों को कंसीडर करके पूछ रहा है या फिर से अलग अलग पूछ रहा है? ये अपने को एक बार पढ़ने के बाद समझना पड़ेगा। सो इसने अरेंजमेंट बनाया, उसके बेसिस पर तो ये समझ में आ रहा है कि दोनों को एक साथ कंसीडर करना है। सो पहले इंफिनिटी पर बनाते हैं तो फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर होने का। फिर कॉमा लगा के लिखा था इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द सेकंड लेंस फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर वेयर इट इज। ओके, सो यहाँ पे जो क्रक्स पॉइंट है ना, वो अपने को समझना है। अब देखो कि लाइट रे डायग्राम बनाएंगे तो उससे समझेगा। यहाँ पे कोई भी लाइट रे आएगी वो ऐसा निकल जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो इसकी लाइट रेस इसको कट नहीं करेंगी, इसका मतलब है कि ये पैरेलल लाइट रेस इस पे नहीं जाएंगी, इस पे जो लाइट रेस जाएगी वो ये वाली जाएगी। तो यहाँ से कहीं इमेज बनेगा। सो अगर आप इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, तो अपने को L2 सॉल्व करना है। L2 के लिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगाना है। 1/v अपने को पता करना, माइनस 1/u ऑब्जेक्ट उसको ये डिस्टेंस पे नजर आएगा 50 सेंटीमीटर पे, इज इक्वल टू 1/f। f आपने 30 निकाल रखा है, यहाँ से v सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। 1/30 माइनस 1/50, what it should say 150, that's a good number। 5 minus 3, so 2 divided by 150, so v must be coming as 75 centimeter। सेंटीमीटर में बताना, 75 आप आंसर करोगे, अपना आंसर आ जाएगा। चेक कर लीजिए आंसर। और जिस तरह से उसने अरेंजमेंट रखा है ना, तो फर्स्ट वाले लेंस से जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे जाएगी, लेकिन उसकी लाइट रेस सेकंड से पास कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए फर्स्ट की इमेज सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगी। सेकंड के लिए जो ऑब्जेक्ट होगी वो इनिशियल वाली ऑब्जेक्ट ही होगी। गेटिंग द पॉइंट? सो अरेंजमेंट इस तरह से है कि फर्स्ट का इमेज विल नॉट बी एबल टू डू द एक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड पार्ट।
अच्छा क्वेश्चन है वो, इस तरह का आपको क्वेश्चन देगा कि ट्रैप करने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि एक रे है लाइट, a ray light from a liquid is incident on a system of two right angled prism of refractive indices given, zero deviation आता है into the air from CD, so zero deviation when emerges from CD, angle of incidence बताना है। So ये दो प्रिज्म को आपको एक साथ हैंडल करना है। नया पॉइंट क्या है, बिकॉज एडवांस है तो थोड़ा सा कुछ नया मिक्स करेगा। नया मिक्स क्या किया है, आउटसाइड एक तरफ एयर रखा है, दूसरी तरफ अपने को क्या बना दिया, एक दूसरी तरफ जो मीडियम दिया वो लिक्विड दे दिया। सो डायरेक्टली अब आप रूल नहीं लगाओगे, क्योंकि डायरेक्टली लगाओगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। और क्योंकि हम लोग डायरेक्टली जो सॉल्व किया वो एयर से मीडियम के लिए सॉल्व किया था। सो आपको फर्स्ट प्रिज्म के लिए सॉल्व करना है डेविएशन, सेकंड के लिए डेविएशन देखना है, फिर दोनों का इफेक्टिव डेविएशन 0 कर देना है। जैसे ही आप ये करोगे तो आई की वैल्यू अपने को पता चलती है। मोर ओवर ये जो प्रिज्म है वो 90 डिग्री का एक एंगल बता रहे हैं, इसका मतलब है ये जो प्रिज्म है ना वो थिन प्रिज्म नहीं है। तो अपने को प्रॉपर्ली सॉल्व करना है इक्वेशंस बनाते हुए। सो आइडिया एग्जैक्टली वही है जो हम लोगों ने नोट्स में लिखा हुआ है, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। फिर भी मैं इक्वेशन बना देता हूँ। आप पहले ए बी फेस के लिए जो रिफ्रैक्शन होने वाला उसकी इक्वेशन बनाएंगे स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दिया गया है, मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ स्नेल्स लॉ को, एंड उसको आप चेक कर सकते हो कि रूट म्यू इंटू साइन इंसिडेंट एंगल मस्ट बी इक्वल टू, अच्छा ये भी √3 था, ये भी √3 है, ओके। सो इसका मतलब हुआ तो ये तो सेम मीडियम हो गया, तब तो और भी सिंपल कर दिया, या फिर आप कैलकुलेशन से भी चेक कर लो, √3 साइन आर आ जाएगा। सो वो तो हम लोग डायरेक्टली भी समझ सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ सेम मीडियम का है तो ये तो लाइट रे है वो तो स्ट्रेट चला जाएगा अनडेविएटेड, क्योंकि डेविएशन तो तभी आता है ना जब मीडियम चेंज होता है। मीडियम का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, तो ये लाइट रे यहाँ पर चली जाएगी। इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद ये रेयरर मीडियम पे जा रहा है तो नॉर्मल इसका यहाँ कहीं होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, इसका मतलब वो ऐसा कुछ जा रहा होगा। और देन आफ्टर क्या होगा, देन आफ्टर वो कहीं और जा रहा होगा, तो फाइनली उसको ऐसा जाना चाहिए। तो सॉल्विंग के लिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी आपके लिए नहीं छोड़ी उसने, अनडेविएटेड होगी। अब आप इसको ज्योमेट्री को यूज करते हुए बस ये पता करना है कि कहाँ पर कौन सा कितना एंगल चल रहा है। वो 90 डिग्री की प्रिज्म भी है, सो ये आपको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लगेगा, सो एक परपेंडिकुलर बना देते हैं। एक परपेंडिकुलर अपने को यहाँ पर भी लगने वाला है, तो यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर बना देते हैं। एंगल्स को मेजर करेंगे और फाइनली बताएंगे कि क्या चल रहा है। तो ये जो इंटरफेस वाली बाउंड्री है वहां पर लगाना चाहिए अपने को एसी पर। तो हम एसी पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हमको लगेगा कि जो √3 है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और साइन इंसिडेंट एंगल चाहिए होगा। इंसिडेंट एंगल हमारे पास ये आएगा। हाउ टू गेट दैट एंगल वो आप पता कर सकते हो। ये 90 डिग्री था तो आप पाओगे कि ये जो एंगल रहा होगा दैट विल बी आई, और आप जानते हो कि इन दोनों का सम जो होता है वो इसके बराबर होता है। इसका मतलब है ये जो इंसिडेंट एंगल वो 90 माइनस आई आएगा। प्रिज्म के कॉन्सेप्ट्स R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, सो ये आपका इंसिडेंट एंगल होगा इज इक्वल टू √2 नेक्स्ट मीडियम, एंड रिफ्रैक्टेड एंगल लेट्स कंसीडर दैट रिफ्रैक्टेड एंगल एज सम से कोई और नाम से, ये R1 नाम से या फिर R' नाम से। R' का मतलब ये वाला एंगल। अगर ये अपना R' हुआ तो चलेगा, एक बार अपने को R' मिल रहा है तो फिर ये R" भी निकाल देंगे हम लोग, R', और फिर अपने को ये पता चलेगा कि ये जो एंगल आना चाहिए ये हॉरिजॉन्टल हो जा रही है। तो एक बार और स्नेल्स लॉ लगेगा सीडी फेस पे, उसको लगा देते हैं। जब आप सीडी फेस पे अप्लाई करोगे तो अपने को बस ये इमर्जेंट एंगल की भी जरूरत पड़ रही है, एंड इफ यू वांट टू राइट दैट इमर्जेंट एंगल, सो व्हाट वी कैन से,
इन दोनों का सम ये जरूर बोल सकते हैं कि r डैश प्लस r डबल डैश की वैल्यू 90 के बराबर होगी, प्रिज्म एंगल के बराबर होगी। तो r डबल डैश तो अपने को मिल जाएगा, और ये इमर्जेंट एंगल जो नॉन डेविएशन वाली बात है वो अपने को लगानी पड़ेगी। तो जब हम लोग नॉन डेविएशन वाली बात अप्लाई करना चाहेंगे, सो हाउ टू यूज दैट थिंग, वो अपने को समझनी है। सो क्या हम लोग ऐसा बोल पाएंगे कि ये लाइट रे हमारे पास पैरेलल आ रही है और ये पैरेलल जा रही है, हॉरिजॉन्टल जा रही है। सो हाउ मच दैट एंगल, ये जो लाइट रे अपना ऐसा जा रहा था, तो ये जो एंगल रहा होता वो r डबल डैश रहा होता, और ये जो लाइट आपकी हॉरिजॉन्टल जा रही थी उसकी वैल्यू भी हम पता कर सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस था और वो ये रहा होगा, माय गुडनेस। सो दैट एंगल प्लस r डबल डैश, बेसिकली इसको आप 1 मिनट के लिए इमर्जेंट एंगल बोल लो, क्योंकि एक साथ लिखना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलता है, तो स्नेल्स लॉ अगर हम CD पर लगाएंगे, सो दैट विल बी √2 टाइम्स साइन इंसिडेंट एंगल, दैट इज इंसिडेंट एंगल इज गोइंग टू बी r डबल डैश व्हिच इज 90 माइनस r डैश इज इक्वल टू 1 into sin i। ये दो इक्वेशन हमारी काम की जा रही हैं। अब देखो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये साइन है, दोनों r डैश होगा, ये इंसिडेंट एंगल चल रहा है, इसको पता करना है। अगर E पता चल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। E को कैसे आइडेंटिफाई करना है, E को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि अगर ये लाइट रे सीधा जा रहा होता तो ये जो बचा हुआ एंगल होता है ये अपना r डबल डैश होता, नीचे वाला एंगल। और अगर इसको हॉरिजॉन्टल आप कर देते हो तो ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर जा रही है, तो इधर वाला एंगल अपने को लगने वाला था। सो टोटल था 90 माइनस आई, उसमें से r डैश कम करना है। तो मैं अगर लिखता हूँ फिर आप रिलेट कर पाना, तो इट शुड बी लाइक r डबल डैश प्लस 90 माइनस आई, आउट ऑफ इट वी नीड टू सब्ट्रैक्ट r डैश। सो ये बन जा रहा है 90 माइनस 90 माइनस आई माइनस r डैश प्लस r डबल डैश। 90 माइनस r डैश को r डबल डैश लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस r डैश इज r डबल डैश, बेसिकली 2r डबल डैश माइनस i। और अगर आप चाहो तो E की वैल्यू को आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमको इक्वेशन सॉल्व करते हुए नजर आएंगे, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इस इक्वेशन को अगर हम रीराइट करेंगे तो ये बन जाएगा √3, साइन की जगह कॉस आएगा, कॉस आई, इसी आई को आइडेंटिफाई करना है, इज इक्वल टू √2 टाइम्स r डैश को अगर हम चाहें तो r डबल डैश के टर्म में लिख सकते हैं 90 माइनस r डबल डैश, तो ये cos r डबल डैश हो जाएगा। CD वाली इक्वेशन को रीराइट करना चाहते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी √2 टाइम्स, और ये r डबल डैश लिखा हुआ है तो साइन r डबल डैश इज इक्वल टू साइन E की वैल्यू आपको यहाँ से पता चले 2r डबल डैश माइनस आई। ध्यान से ऑब्जर्व करो ये दो इक्वेशन को, क्या इन दो इक्वेशन को यूज करके हम r डबल डैश को एलिमिनेट कर सकते हैं। और बेसिकली दो इक्वेशन है, दो अननोन है, i और r डबल डैश। तो i और r डबल डैश, अगर r डबल डैश को आप एलिमिनेट कर दो तो i की वैल्यू निकल आएगी। मैंने बहुत बेसिक तरीके से किया है, हो सकता है वो कॉम्प्लिकेटेड सीम कर रहा हो, और इसमें कुछ भी अपने पहले से यूज नहीं किया, स्नेल्स लॉ लगाया, यहाँ पर भी लगाया, यहाँ पर भी लगाया। एलिमिनेशन कैसे करना है वो आप देख लीजिए। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे साइन a माइनस बी से, तो इसमें कुछ साइन के टर्म आएंगे, कुछ कॉस के टर्म आएंगे, फिर कॉस की वैल्यू उस पर रख दोगे, साइन को एलिमिनेट कर लोगे, फिर आई का टर्म बचेगा, उस आई का टर्म में हम आई की वैल्यू पता कर सकते हैं। अच्छा आंसर आना है तो वो शायद एलिमिनेशन भी उतना टफ नहीं रहेगा, एलिमिनेट किया जा सकता है। कॉपी कर लीजिए, इसके बाद सॉल्व करना है, नहीं आएगा तो आपको बताना है। ओके, आपका टाइम भी हो गया। सो मैं क्विकली इनका आइडिया दे देता हूँ। जो बचे हुए क्वेश्चन है, बचा हुआ लास्ट है 17, 18 है, और फोर्थ क्वेश्चन अभी आपका रह जाएगा। सो जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा उसके बारे में, या फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे सोल्यूशन को। आपने 17 और पूछा है तो उसको भी कवर कर देते हैं। सो दैट विल बी द लास्ट 17। अगर कोई नया पॉइंट होगा तो मैं उसको हाईलाइट करके बताता हूँ। बोला कि एक ऑब्जेक्ट है
O located 40 सेंटीमीटर पर, यहाँ पे दिखाया जा रहा है फर्स्ट टू थिन कन्वर्जिंग लेंस, वो भी आपको दिखाया गया है। स्पीड ऑफ द राइट लेंस इज नोन टू अस, स्पीड ऑफ द फाइनल इमेज बतानी है एट द इंस्टेंट, इसी इंस्टेंट पे बताना है। तो आपको क्या करने का, आपको पहले ये लेंस L1 सॉल्व करने का, फिर L2 सॉल्व करने का। तो L1 से आप इमेज बनाएंगे, उससे V1 निकल के आएगा। क्योंकि L1 नहीं मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है, तो जो इमेज बनेगी वो भी फिक्स रहेगी। तो उसकी लोकेशन अपने को पता चल जाएगी इस वाले पॉइंट से। इसके बाद जहां पर भी उसकी लोकेशन आएगी, उस लोकेशन को हम लोग ड्रॉ करेंगे। फिर हम लोग L2 पर आएंगे और L2 का रेफरेंस भी ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू L2। L2 को रेफरेंस लेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट बनेगी, या जो फर्स्ट की इमेज थी जो उसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगी, उसके पास ये वेलोसिटी रिवर्स करके चली जाएगी। और एक बार ये वेलोसिटी रिवर्स करके चली जाएगी तो अपने पास सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी कि ये हमारे पास L2 है, और लेट्स से कि ये फर्स्ट इमेज I1 बनी थी, तो इसके पास वेलोसिटी इधर आ जाएगी 7 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे इसकी फर्दर इमेज बनाने के लिए। तो उसको सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना होता है कि जब इसके डायरेक्शन में चल रहा होता है तो अपने को m² टाइप का फैक्टर लेके आना होता है। तो इससे हम लोग m पता करेंगे, फिर m का स्क्वायर कर देंगे, फिर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो जो वेलोसिटी आएगी वो इमेज की वेलोसिटी आएगी लेंस के रिस्पेक्ट में। फिर अपने को क्या करना है, लेंस से कहाँ पे जाना है, वापस ग्राउंड पे जाना है। सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो उस तरह से आप सॉल्व करोगे, अपना आंसर आएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी 1-2 डील किए हुए हैं, मोशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेंटीमीटर पर सेकेंड है, वो भी वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है। वी हैव डन कपल ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। आंसर नहीं आ रहा हो या फिर आंसर गलत हो या फिर कुछ आपको ऐसा लग रहा हो तो फिर जरूर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अगर नहीं है तो फिर अब सॉल्व कर सकते हो। सो ये पेपर भी आपको कंप्लीटली डिस्कस हो गया एक्सेप्ट एक क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को मैंने इस तरह से सॉल्व करने को आपको आइडिया दिया है, ट्राई कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में आप चाहेंगे तो इसको बिगनिंग में मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर वेव ऑप्टिक्स की तरफ चलेंगे। करेक्शंस क्या है फाइनली एक बार अगर हम लोग नोट डाउन करें, इस वाले पेपर में अभी तक कोई करेक्शन नहीं दिखा है। इसके पहले वाले पेपर में भी शायद कोई करेक्शन रहा हो। सो इन केस कोई करेक्शन आपको लगा है तो आप इंटीमेट कर देंगे तो मैं उसको करेक्ट करता हूँ, चलेगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं एक बार चेक कर लूंगा, कोई करेक्शन होगा तो अपडेट करता, डेफिनेटली करता। नेक्स्ट क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग वेव ऑप्टिक्स को स्टार्ट करेंगे। और आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया, टेस्ट भी आपने दे लिया है। अच्छे क्वेश्चंस इनको 1-2 बार और ट्राई कीजिए सो दैट यू आर यूज्ड टू विद देम। और इसी वैरायटी में से कोई ना कोई टाइप का क्वेश्चन आपसे एडवांस में पूछ लेगा। सर यस सर वो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप तो आया ही नहीं है इसके ऊपर। जड़े वो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप एडवांस में नहीं रहता है, पूछता नहीं इसलिए हमने डाला भी नहीं था। मे बी लाइक कि अगला जो टेस्ट होगा मेंस का उस पर डाल देंगे 1-2 क्वेश्चन, और उस पर जो आएगा जो फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किए हैं बेसिकली उसी पे बेस्ड रहेंगे। तो फॉर्मूला याद रहेगा तो उससे अपना आंसर हो जाएगा। सर अगली टेस्ट में क्या आएगा? में भी अगले टेस्ट में हम लोग ऑप्टिक्स रखेंगे पूरा फिर से। टिल देन वेव ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, तो रे ऑप्टिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स, दैट मींस इंटायर ऑप्टिक्स हो जाएगा। और उस टेस्ट के बाद फिर मॉडर्न बचेगा, तो मॉडर्न भी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू एवरीवन देन।